9 अगस्त 1947 साड़ीपुर आश्रम कलकत्ता के उत्तर में स्थित यह आश्रम वैसे तो शहर के बाहर ही है, यानी कलकत्ता से लगभग 8-9 मील की दूरी पर। अत्यंत रमणीय वृक्षों, पौधों, लताओं से भरपूर यह सोडेपुर आश्रम गांधी जी का अत्यधिक पसंदीदा है। जब पिछली बार वे यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि यह आश्रम मेरे अत्यंत पसंदीदा साबरमती आश्रम की बराबरी करता है। आज सुबह से ही इस आश्रम में बड़ी हलचल है। वैसे तो आश्रम के निवासी सुबह जल्द सोकर उठते हैं, लेकिन आज गांधी जी आश्रम में निवास करने आ रहे हैं, इसलिए पिछले सप्ताह से ही इनकी तैयारी चल रही है। स्वच्छता, साफ-सफाई तो प्रतिदिन नियमित होता ही है, परंतु आज कुछ विशेष रूप से हो रही है क्योंकि गांधी जी यहाँ आने वाले हैं। विशेषतः सतीश बाबू का उत्साह देखते ही बनता है। सतीश बाबू यानी सतीश चंद्र दास गुप्ता, सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा स्थापित की गई भारत की सबसे पहली केमिकल कंपनी अर्थात बंगाल केमिकल वर्क्स में सतीश बाबू की अच्छी खासी नौकरी थी। वे यहाँ सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। चूंकि वे वैज्ञानिक थे इसलिए कई प्रयोग भी करते थे, परंतु उनकी पत्नी हेमप्रभा और वे स्वयं एक बार गांधी जी के संपर्क में आए और उनका जीवन बदल गया। लगभग 26-27 वर्ष पहले यानी आज से कहा जाए ठीक कहा जाए तो 1921 में सतीश बाबू ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता के बाहरी इलाके में स्थित यह सुंदर सा आश्रम स्थापित किया। आजकल सतीश बाबू और हेमप्रभा दीदी आश्रम में ही रहते हैं। हेमप्रभा दीदी पर गांधी जी का जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उन्होंने एकदम शुरुआत से ही गांधी जी के आंदोलन को मदद करने के लिए उनके पास जितने भी सोने के गहने थे, गांधी जी को दान कर दिए। सतीश बाबू की इसमें कोई आपत्ति नहीं था, बल्कि उन्हें तो अपनी पत्नी पर अभिमान था। सतीश बाबू ने इस आश्रम में बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मूलतः वे वैज्ञानिक हैं, साथ ही गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन से बेहद प्रभावित भी हैं। उन्होंने अपने आश्रम में सस्ती और सरल ऑयल प्रेस बनाई है। साथ ही बांस के पल्प से कागज बनाने का एक छोटा सा कारखाना भी आश्रम में ही निर्मित किया है। इस कारखाने से उत्पादित होने वाले कागज थोड़ा खुरदुरा होता है, लेकिन उस पर आराम से लिखा जा सकता है और यह अच्छा कागज भी दिखाई देता है। इस कागज से आश्रम का काम चल जाता है। आश्रम की सारी स्टेशनरी सतीश बाबू के बनाए इसी कागज पर छपे हैं। थोड़ा बहुत कागज बाहर बेचा भी जाता है। सतीश बाबू यह बात जानते हैं कि गांधी जी इस आश्रम से बहुत प्रेम करते हैं। वर्ष, डेढ़ वर्ष के अंतराल पर यहाँ आकर एक एक माह तक ठहरते हैं। फिर उनसे भेंट करने के लिए बड़े-बड़े नामचीन नेता आश्रम में आते हैं। इस सारी कवायद में इन महान लोगों के आवागमन से आश्रम का वातावरण पवित्र हो जाता है। सतीश बाबू का स्मरण है कि 7-8 वर्ष पहले यानी लगभग 1939 में उनकी सुभाष बाबू से भेंट यहीं पर हुई थी। गांधी जी, सुभाष बाबू और नेहरू बस यही तीनों थे। गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी जबलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उन्हें बहुत दुःख पहुँचाया था। इस समस्या का कोई हल निकालने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन समाप्त होते ही तत्काल इस बैठक में समस्या का कोई हल तो निकला नहीं, उल्टे सुभाष बाबू ही कांग्रेस छोड़कर निकल गए। सतीश बाबू गांधी के कितने भी भक्त हों, परंतु फिर भी उन्हें इस बात का बहुत ही दुःख पहुँचा था। बहरहाल सतीश बाबू ने अपनी इन यादों को झटक दिया क्योंकि गांधी जी के आने का समय हो चुका था। कलकत्ता में वैसे ही सूर्योदय ज़रा जल्दी हो जाता है, इस कारण सुबह पौने 5 बजे के आस-पास ही बाहर ठीक-ठाक उजाला हो गया था। बस अब अगले 1 घंटे में गांधी जी आश्रम में पधारने वाले थे। उधर दूर दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा भवन में सुबह ही हलचल थी। महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर नभ खरे कल ही ग्वालियर से दिल्ली पहुंचे थे। डॉक्टर खरे एक जबरदस्त व्यक्तित्व के थे। खरे साहब वैसे तो मूलतः कांग्रेस के थे। 1937 में मध्य भारत प्रांत के वे पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। लेकिन डॉक्टर खरे लोकमान्य तिलक की परंपरा से तैयार हुए गर्म दल गुट के थे। उन्हें कांग्रेस द्वारा सतत मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण करना पसंद नहीं था। इसलिए जब वे इस संदर्भ में सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखते थे, तो नेहरू और गांधी जी को यह कतई पसंद नहीं आता था। ऐसे में गांधी जी ने डॉक्टर खरे को सेवाग्राम के आश्रम में बुलाया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया। यह सुनकर डॉक्टर खरे ने एकदम सहज रूप से गांधी जी से कहा, मेरी अभी की मनस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस्तीफे का मसौदा आप ही लिख दीजिए। डॉक्टर खरे इतनी सरलता से त्यागपत्र देने की राजी हो गए, यह सुनकर गांधी जी आनंदित हुए और तत्काल उन्होंने एक कागज पर अपने हाथों से अपनी हस्तलिपि में डॉक्टर खरे का इस्तीफा लिख दिया। वह कागज लेकर डॉक्टर खरे शांति से उठे, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपनी कार से नागपुर जाने के लिए निकल पड़े। यह देखकर गांधी जी चौंक गए और उनके पीछे से चिल्लाने लगे, अरे ये क्या करता है, कहाँ जाता है? डॉक्टर खरे वह पत्र लेकर नागपुर आए। गांधी जी के हाथों से लिखा हुआ वह त्यागपत्र उन्होंने नागपुर के सभी अखबारों में प्रकाशित करवा दिया और जनता के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वयं गांधी जी किस प्रकार एक मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर मुझसे इस्तीफा ले रहे हैं। तो ऐसे चतुर डॉक्टर खरे आजकल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी सहायता के लिए पंडित मौली चंद्र शर्मा जैसे जबरदस्त व्यक्तित्व भी हैं। पंडित शर्मा की पृष्ठभूमि भी कांग्रेसी ही है। सन 1930 और 1931 में लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, परंतु वे भी कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की तुष्टीकरण किए जाने के कारण हिंदू महासभा के निकट आए। आज तो साक्षात तात्याराव सावरकर हिंदू महासभा में उपस्थित होने वाले थे, इसलिए आज सभी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी।
सुबह नाश्ता करके ठीक 9 बजे हिंदू महासभा की एक केंद्रीय समिति की बैठक आरंभ हुई। बैठक में हिंदू महासभा द्वारा घोषित मुद्दों पर चर्चा शुरू की गई। खंडित हिंदुस्तान में सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन प्रस्तावित पाकिस्तान में हिंदुओं की जो और जैसी स्थिति रहेगी, ठीक वैसी ही स्थिति खंडित हिंदू में बचे हुए मुसलमानों की रहे। यह मांग उठाने का तय हुआ। हिंदी भाषी प्रांतों में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में समस्त प्रशासनिक कार्रवाई होगी। अन्य प्रांत में भले ही पढ़ाई का माध्यम स्थानीय भाषाओं और लिपि में हो, परंतु फिर भी राष्ट्रभाषा हिंदी को ही प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में मान्य किया जाए। इसके अलावा अनिवार्य रूप से सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण सहित अनेक मांगे हिंदू महासभा की इस बैठक में रखी गई। कम से कम खंडित हिंदुस्तान में तो हिंदू अपने पूर्ण अभिमान और गर्व के साथ सिर ऊंचा करके रह सकें, इसी उद्देश्य से ये सारे नेता भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रयास कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए यह उनके प्रिय पाकिस्तान में दूसरी सुबह थी। कराची का वह विशाल बंगला जिन्ना का अस्थायी निवास था। जिन्ना के दिमाग में इस समय असंख्य बातें एक साथ चल रही थी। नए पाकिस्तान का स्वरूप कैसा होगा, यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी होगी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज कैसा कौन सा रहेगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गीत क्या होगा। इस अंतिम प्रश्न पर आकर जिन्ना एकदम ठहर गए। वास्तव में अन्य सभी बातों पर तो उन्होंने गहराई से विचार किया था, लेकिन पाकिस्तान की राष्ट्रीय गीत अर्थात कौमी तराना पर खास चर्चा नहीं हुई थी। अब आधिकारिक रूप से नया पाकिस्तान निर्माण होने में केवल 5 दिन ही बचे हैं। जब जिन्ना दिल्ली में थे, उस समय उन्होंने कुछ कवियों की रचनाओं पर निशान लगा रखे थे। वह रचनाएँ कल अचानक उन्हें याद आ गई। उन्हीं कवियों में से एक नाम था जगन्नाथ आज़ाद। ये मूलतः लाहौर के पंजाबी हिंदू हैं, लेकिन उर्दू भाषा पर इनका ज़बरदस्त प्रभुत्व है। जिन्ना ने सोचा कि आज़ाद हालाँकि काफ़िर हैं, लेकिन उससे मुझे क्या? अगर कोई बढ़िया गीत उर्दू में लिख कर दे दे, तो मुझे और क्या चाहिए? उन्होंने निश्चय किया कि पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने के लिए इस आज़ाद नाम के कवि को ही बुलाया जाए। कल दोपहर में ही उन्होंने लाहौर से आज़ाद को बुलवाने का निमंत्रण दिया। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। जिन्ना ने अपने सचिव को आवाज़ दी और पूछा, "लाहौर से कोई जगन्नाथ आज़ाद आए हैं क्या?" सेक्रेटरी ने बताया, "वे तो सुबह ही आ गए थे।" जिन्ना ने कहा, "उन्हें अंदर भेजो।" जगन्नाथ आज़ाद बमुश्किल 30 वर्ष का युवक था। जिन्ना ने कल्पना की कि उर्दू में ऐसी गंभीर एवं प्रगल्भ शायरी करने वाला व्यक्ति कोई 50 वर्ष का अधेड़ होगा। जिन्ना ने जगन्नाथ आज़ाद से बैठने को कहा। उनसे हाल-चाल पूछे, उनसे पूछा कि क्या उनके पास पाकिस्तान का कौमी तराना बनाने लायक कोई बढ़िया गीत है? जगन्नाथ आज़ाद के पास उस समय तत्काल कोई गीत नहीं था, परंतु अपनी कल्पना के अनुसार उन्होंने एक रचना की थी। वही जिन्ना को सुनाने लगे। ए सरजमी ए पाक, जर्रे तेरे हैं आज, सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से, कहीं आज तेरे खाक, तुंदी ए हसदा पे, गालिब हैं तेरे सवाक, दामन वो सिल गया है, जो था मुद्दतों से चाक, ए सरजमी ए पाक। बस, बस, यही चाहिए था मुझे। जिन्ना को यह तराना बेहद पसंद आया और इस प्रकार एक काफ़िर द्वारा लिखा गया एक गीत वतन पाकिस्तान का कौमी तराना बनेगा, यह निश्चय हो गया। शनिवार 9 अगस्त अमृतसर के लिए आज का दिन बेहद तनाव भरा है। अमृतसर शहर और पूरे जिले में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। सीमावर्ती गांवों से दंगों की खबर लगातार आ रही है। इस कारण सिख, हिंदू और मुसलमान सभी क्रोधित हैं। सिखों ने अपने प्रमुख गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर में कट्टर और बहादुर निहंगों का पहरा लगा रखा है। सिख नहीं चाहते कि गुरुद्वारे का पवित्र सरोवर दंगाई मुसलमानों के कारण अपवित्र हो जाए। सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास अमृतसर रेलवे स्टेशन के तांगा स्टैंड को सादे कपड़ों में छिपे दर्जनों पुलिसकर्मियों ने घेर रखा था। उन्हें यह सूचना मिली थी कि मुस्लिम लीग का कट्टर पठान कार्यकर्ता मोहम्मद सईद आज अमृतसर आने वाला है। यह हत्यारा बड़े-बड़े हत्याकांड रचने में उस्ताद है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, उर्दू में लिखे हुए कुछ पत्र और देसी बम बरामद हुए। अमृतसर में संभावित किसी बड़े हत्याकांड को मूर्त रूप देने आए मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी से एक बड़ी घटना टल गई है। उधर दिल्ली में सर सिरिल रेडक्लिफ साहब के बंगले में कोई खास चहल-पहल नहीं है। बंगले के 3-4 कमरों में जो असंख्य कागज पड़ पसरे हुए थे, उन्हें विभिन्न संदूकों में भरने का काम चल रहा है। सर रेडक्लिफ का अधिकांश कार्य समाप्त हो चुका है। भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा खींची जा चुकी है। इस काम में उन्होंने न्याय किया अथवा अन्याय, यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। एक पक्ष कहता था कि यह न्याय हुआ, जबकि दूसरे पक्ष को यह सरासर अन्याय लग रहा था। अलबत्ता सारे आरोपों को झेलते हुए भी अब विभाजन की रेखा तैयार है। वायसराय साहब से आज सुबह ही रेडक्लिफ की चर्चा हुई थी। एक विस्फोटक वातावरण में विभाजन की स्पष्ट रेखा को सार्वजनिक करना एक तरह की आग में घी डालने जैसा ही है। ऐसा करते समय दंगे और भी भड़कने के आसार हैं और ज़्यादा खून-खराबा होगा। फिलहाल इसे यहीं रोकना आवश्यक है। इस कारण यह तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के 1-2 दिन बाद ही विस्तार से विभाजन का संपूर्ण खाका सार्वजनिक किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी कम से कम 8-10 दिन रेडक्लिफ साहब का ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं रहेगा। दक्षिण के हैदराबाद में अपने विशाल महल में हैदराबाद रियासत के निजाम उस्मान अली अपने दीवान के साथ गंभीर चर्चा में व्यस्त हैं। उन्हें अभी तत्काल एक पत्र जिन्ना को भिजवाना है।
हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने नए बनने वाले पाकिस्तान की मदद चाहिए। उनके दीवान द्वारा तैयार किया गया पत्र पर निजाम साहब ने बड़े ही लफ़्फ़ेबाज़ उर्दू में अपने हस्ताक्षर किया और अपना एक खास दूत कराची के लिए रवाना किया। अगले 1 सप्ताह के भीतर स्वतंत्र होने जा रहे खंडित भारत के बिल्कुल बीचों-बीच इटली जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल वाला एक मुस्लिम रियासत स्वतंत्र और स्वायत्त रहने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रही है। उधर बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित सिंगापुर में शासकीय कर्मचारियों की छुट्टी हो चुकी है। वैसे भी शनिवार को सिंगापुर में शासकीय कार्यालय पूरी दिन के लिए काम नहीं करते। सिंगापुर के मरीना वे क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी यूनियन के एक छोटे से कार्यालय में बहुत से शासकीय कर्मचारी इकट्ठा हुए। ये सभी कर्मचारी भारतीय हैं। ये कर्मचारी सिंगापुर सरकार के मुख्य सचिव को देने के लिए एक पत्र तैयार कर रहे हैं। 15 अगस्त को शुक्रवार है। जाहिर है कि शासकीय एवं अन्य कार्यालयों में अवकाश नहीं है। 15 अगस्त को इन सभी भारतीय कर्मचारियों का प्रिय देश भारत स्वतंत्र होने जा रहा है। इस अवसर पर ये सभी भारतीय उस दिन खास रूप से एक उत्सव मनाना चाहते हैं और इसलिए इन सभी को 15 अगस्त के दिन छुट्टी चाहिए। इसी अवकाश को प्राप्त करने के लिए एक पत्र तैयार हो रहा है, जो सिंगापुर सरकार को दिया जाएगा। अमृतसर शहर और समूचे जिले में जबरदस्त तनाव का वातावरण है, क्योंकि यह खबर चारों तरफ फैल चुकी है कि पुलिस ने मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटनाक्रम से मुसलमान बेहद चिढ़ गए और दोपहर से ही उन्होंने सिखों एवं हिंदुओं की दुकानों, मकानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। शाम होते-होते ही यह दंगा संपूर्ण जिले में फैल गया। मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड दंगा और खून-खराबा करने में सबसे आगे हैं। अमृतसर के पास स्थित जबलफात गाँव में उन्होंने 100 से अधिक हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया। लगभग 60-70 जवान लड़कियों को वो उठाकर ले गए। धापाई गाँव पर तो लगभग 1000 मुसलमानों ने इकट्ठे होकर हमला किया। हालाँकि सिखों की तरफ से इसका प्रतिकार भी हुआ। गाजीपुर गाँव में 14 मुसलमान मारे गए। दंगों की भीषणता और क्रूरता को देखते हुए मेजर जनरल टी.डब्ल्यू. रीस के नेतृत्व में जो सैनिक तैनात किए गए थे, उनमें से भी मुस्लिम गार्ड के सैनिक भिड़ गए। शाम के उस धुंधले भरे वातावरण में लगभग 1 घंटे तक मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड और सेना के बीच युद्ध जैसे हालात थे। उधर कुछ भी मील दूरी पर स्थित पंजाब की राजधानी लाहौर में यह खबर टेलीग्राम के माध्यम से पहुँचाई गई। पंजाब के गवर्नर सर इवान मेरिडिथ जेनकिंस ने यह टेलीग्राम बड़े ध्यान से पढ़ा और तत्काल उन्होंने अपने सचिव को बुलाया तथा संपूर्ण पंजाब प्रांत में प्रेस सेंसरशिप का आदेश जारी कर दिया। इसका अर्थ यह था कि शनिवार 9 अगस्त को अमृतसर और इसके आसपास हुई भीषण रक्तपात की खबरें अगले दिन पंजाब के किसी भी समाचार पत्र में नहीं दिखाई देने वाली थी। उधर पूर्व दिशा में कलकत्ता के पास स्थित सोडेपुर आश्रम में गांधी जी की शाम की प्रार्थना तैयारी चल रही थी। प्रार्थना से पहले डॉक्टर सुनील बसु ने गांधी जी को के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण किया। सन 1939 में जब गांधी जी सोडेपुर आश्रम में 1 माह तक ठहरे थे, तब डॉक्टर सुनील बाबू ने ही गांधी जी का चेकअप किया था। स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद सुनील बाबू ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में गांधी जी का स्वास्थ्य एकदम स्थिर बना हुआ है। उनमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। सन 1939 के 1 माह के प्रवास के दौरान उनका वज़न 112 से 114 पाउंड के बीच में था और आज भी वे 113 पाउंड के ही हैं। उनका हृदय और फेफड़ा एकदम व्यवस्थित काम कर रहा है, उनकी नाड़ी गति इतना है। संक्षेप में कहा जाए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, रहेगा भी कैसे नहीं। आज शाम को गांधी जी की प्रार्थना कलकत्ता की परिस्थिति पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने क्या किया अथवा क्यों किया, इसकी व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता। परंतु 15 अगस्त से खंडित बंगाल का कामकाज संभालने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष अपना काम कैसे करते हैं, इस पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा और ध्यान रखूंगा कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं नोआखली भी जाऊंगा, परंतु कलकत्ता में शांति स्थापित होने के बाद। वाह! इधर दिल्ली में शाम होते ही रामलीला मैदान पर जबरदस्त भीड़ एकत्रित हुई। स्वतंत्रता सप्ताह आज से आरंभ होने जा रहा है। आज शनिवार है और अगले शुक्रवार को हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के आज होने वाले भाषण, यह एक बड़ा आकर्षण है। इस सभा में नेहरू, पटेल जैसे बड़े नेता बोलने वाले हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की। इस कारण शुरुआत में दिल्ली प्रांत के स्थानीय नेताओं ने बोलना शुरू किया, परंतु जैसे ही सभा स्थल पर नेहरू और पटेल का आगमन हुआ, भीड़ का माहौल एकदम बदल गया। सभी में उत्साह का संचार हो गया। लोग जोर-जोर से स्वतः स्फूर्त नारे लगाने लगे। जब सरदार पटेल बोल रहे थे, तब संपूर्ण रामलीला मैदान शांति से उन्हें सुन रहा था। पटेल ने विभाजन की व्यवस्था लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु जनता को उनके तर्क न तो पसंद आ रहे थे और न ही गले उतर रहे थे। इसलिए पटेल के भाषण को अधिक उत्साही प्रतिक्रिया नहीं मिली। लगभग ऐसा ही नेहरू के भाषण के बाद भी हुआ। भीड़ निरुत्साहित सी लगने लगी। दिल्ली इस समय विस्थापितों की राजधानी बन चुकी है। बड़े पैमाने पर घर-बार, मकान, दुकान, संपत्ति खोकर लूटे-पुटे हिंदू शरणार्थी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वे नेहरू पटेल के मुँह से कोई ठोस बात सुनना चाहते थे, परंतु वैसा नहीं हुआ। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बोलते रहे। उन्होंने गर्जना की कि अब संपूर्ण एशिया से विदेशी शक्तियों को पूरी तरह खदेड़ दिया जाएगा, परंतु मैदान में एकत्रित जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। स्वतंत्रता सप्ताह के पहले ही दिन सभा की शुरुआत में जैसा उत्साह और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, वैसी सभा के अंत होते-होते दिखाई नहीं दी।
देश के मध्य में स्थित नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाकार्यालय में शनिवार की रात को संघ के वरिष्ठ प्रचारक और पदाधिकारी बैठे हैं। उनके सामने अखंड भारत का नक्शा रखा हुआ है। इस विभाजन की एकदम सटीक रेखा कौन सी हो सकती है तथा उस विभाजन रेखा के उस पार बचे हुए हिंदू सिखों को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर गहन मंथन चल रहा है।